नमस्कार, मैं हूँ पलक विप्रकुल कीर्ति और मैं हूं पल्लव विप्रकुल कीर्ति। और आपका स्वागत है द विप्रकुल कीर्ति संवाद में। हम लेकर आए हैं संवाद की एक नई परंपरा। आपके भेजे हुए सवालों में से कुछ सवाल सिलेक्ट किए गए हैं जो आज इस शो का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है जयपुर के अभिनव सोलंकी जी का। मेरी माँ कुछ समय पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस मोमेंट से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के बेहद करीब था। मुझे हर रोज एक ही बात याद आती है कि जब मैं ऑफिस से आता था तो मेरी माँ सबसे पहले मेरे खाने के बारे में पूछती थी। वो मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। वो पूरे परिवार के साथ इंडिया टूर पर जाना चाहती थीं, लेकिन ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें चल रही थीं, जॉब, ऑफिस, प्रमोशन। मैं हमेशा कह देता था, माँ ये प्रमोशन मिल जाए, फिर मैं 1 महीने की छुट्टी ले लूँगा। इंडिया टूर पर चलेंगे, साथ में पूरा भारत देखेंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए बुलाया था। मैं ऑफिस से आया था, मैंने कह दिया कि माँ बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, सुबह बात करते हैं। पर वो सुबह उठी ही नहीं, वो चली गई। पता नहीं क्या कहना चाहती थी। हर रोज मैं उनके कमरे में जाता हूँ और उस खाली पड़े कमरों में घंटों अकेले बैठा रहता हूँ। हर रोज मेरे भीतर यही द्वंद चलता रहता है कि काश मैंने और वक्त दिया होता। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। हम आपकी तकलीफ समझते हैं क्योंकि अपनी माँ को खोना इस दुनिया की सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है। हम आपके द्वंद को भी समझ पा रहे हैं। आप इस समय गिल्ट में हैं। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई साथ है तो हम उससे कितनी बातें कहना भूल जाते हैं, अपने जज्बात जाहिर करना भूल जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जब कोई दूर चला जाता है तो हमें कितनी बातें याद आती हैं जो हमें कह देनी चाहिए थी। जब तक इंसान साथ है ना तो हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए। क्योंकि एक बार जब कोई चला जाता है, बिछुड़ जाता है, तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। और हो क्या रहा है ना, हमने आज को जीना बंद कर दिया है। या तो हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं या फिर पास्ट का रिग्रेट। लेकिन सच पूछिए तो ना ही हम फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं और ना ही पास्ट को बदल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आज जो पल है, आज जो मोमेंट है, उसे वक्त दिया जाए, उसे जी लिया जाए, अपनों के साथ वक्त बिताया जाए। देखिए, आपकी माँ ना आपसे नाराज नहीं थी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे से नाराज नहीं हो सकती। मुनव्वर राना साहब ने खूब शेर लिखा है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर माँ को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। यकीन मानिए कि आपकी माँ आपसे बेहद प्यार करती थी और उस दिन आपको पता है आपकी माँ आपसे क्या जानना चाहती थी? शायद बस उन्हें इतनी सी बात जाननी थी कि आप खुश हैं या नहीं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ यही एक बात मायने रखती थी। इसीलिए आपको ना पहले इस तकलीफ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके माँ के जाने का जो अकेलापन रह गया है, जो तकलीफ रह गई है, वो कभी नहीं जाएगी। लेकिन आपको इस गिल्ट से तो बाहर आना ही पड़ेगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी माँ चली गई हैं? माना कि वो प्रत्यक्ष रूप से जा चुकी हैं, आप उन्हें विदा कर चुके हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके साथ ही हैं। वो सारे पल, वो मोमेंट, वो छोटी-छोटी खुशियाँ। और यकीन मानिए कि वो भी यही चाहती हैं कि आप खुश रहें। इसके लिए आपको सबसे पहले ना खुद को माफ़ करना पड़ेगा। इस उलझन से बाहर आना पड़ेगा। आपने बताया कि आपकी माँ फैमिली के साथ इंडिया टूर पर जाना चाहती थीं। तो उस मोमेंट को ना जाने मत दीजिए। अपनी फैमिली के साथ इंडिया टूर पर जाइए। अपनी फैमिली को वक्त दीजिए। और वक्त देने के लिए ना कल का इंतज़ार मत कीजिए। वो वक्त आज निकालिए। अगला सवाल है दिल्ली से रिया त्रिवेदी जी का। हेलो, मैं दिल्ली से रिया त्रिवेदी। पिछली साल मेरी इंगेजमेंट हुई थी, दिसंबर में मेरी शादी है। मेरे होने वाले हस्बैंड राजस्थान में पीसीएस ऑफिसर हैं।
पहले उनकी तरफ से एक ही डिमांड थी कि शादी गोवा में होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसका सारा खर्च हम देने वाले थे। और अब जबकि हमारी तरफ से सारी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, वेडिंग प्लानर, वेन्यू, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स, ऑलमोस्ट 50 लाख हम एडवांस बुकिंग में खर्च कर चुके हैं। तो अब व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है कि शादी अब तब होगी जब आप ये गिफ्ट्स और अरेंज करा देंगे। गिफ्ट्स की लिस्ट आई है। उन्होंने 4 BHK फ्लैट विद AC, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फॉर्च्यूनर गाड़ी, डायमंड्स और गोल्ड ज्वेलरी सेट्स, फैमिली मेंबर के लिए आईफोन्स, और लड़के की डिमांड आई है कि उसे मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर शेरवानी चाहिए विद मैचिंग ज्वेलरी। 8-10 लाख की तो शेरवानी ही आएगी। और इतनी भीख मांगने के बाद भी कैश की भी डिमांड आई है कि कम से कम 21 लाख और उससे ऊपर जो देना चाहें वो दे दीजिए। मैं अपने पेरेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। उन लोगों की सारी असलियत सामने आ गई है। मैं ऐसे लोगों में शादी करना नहीं चाहती। ये अब शादी नहीं, ब्लैकमेलिंग है और मैं खुद ही काबिल हूँ। आई डोंट वांट टू पे एनीवन टू मैरी मी। पर मेरे पेरेंट्स, 4 लोग क्या कहेंगे, इंगेजमेंट हो गई है, समाज क्या कहेगा। एक्चुअली मेरे फादर को TVS का पहला एपिसोड पसंद आया था, उन्होंने मुझे भी शेयर किया था। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समाज के इस पहलू को अपने शो का हिस्सा बनाइए और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शादी तो मैं करने से रही। PCS ऑफिसर हैं, उसके बाद भी। रिया जी, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ये शादी आपको करनी भी नहीं चाहिए और आपके पास तो प्रॉपर प्रूफ भी है। आप लीगल कंप्लेंट फाइल करिए इसमें। और वैसे भी जहां आत्मसम्मान दांव पर लग जाए ना, वहां से पीछे हट जाना ही बेहतर रहता है। और जहां तक रही समाज की बात, तो इस पहलू से हर कोई वाकिफ है, लेकिन लोगों ने इसे ना परंपरा बना दिया है और इसी वजह से आपके पेरेंट्स भी इसे शादी का एक हिस्सा मान बैठे हैं। देखिए, आप लोग अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, कोई सौदा तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप दूसरे पक्ष को भी देखिए ना, जब आपने एडवांस बुकिंग कर दी है, लोगों को पता चल गया है, तब उनकी तरफ से ये डिमांड्स रखी गई हैं। और आपको कैसे पता कि ये डिमांड्स पूरी करने के बाद कल वो और नहीं मांगेंगे? अभी तो भाई आपकी बेटी की शादी हुई भी नहीं है, तब वो आपको इस कदर ब्लैकमेल कर रहे हैं। सोचिए, जब आपकी बेटी उस घर में होगी तो वो आपको किस हद तक ब्लैकमेल करेंगे। क्योंकि सर, आप किसी की ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लालच नहीं। लालच का कभी कोई अंत नहीं कोई होता। अंत नहीं होता। और अब इस सिचुएशन का हम एनालिसिस करते हैं, इस कंडीशन को हम पूरा समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जितना वो दहेज देंगे, उनकी बेटी उतनी ही खुश रहेगी। तो आज ना हम सबसे पहले आपके इस भ्रम को तोड़ते हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में नोएडा में एक केस हुआ था, निक्की भाटी का। शादी के टाइम पर सारी डिमांड्स पूरी की गई थी, लेकिन वही लालच का कोई अंत नहीं होता। 30-40 लाख रुपए और चाहिए, एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। डिमांड्स पूरी नहीं हुई, निक्की को जिंदा जला दिया। आगरा का एक केस है जिसमें शादी के 12 दिन बाद लड़की की हत्या कर दी गई। एक केस हो तो आपको बताएं। आप जानते हैं इंडिया में हर रोज 20 से ज्यादा, यानी हर साल 5000 से भी ज्यादा घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें ससुराल पक्ष द्वारा डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से लड़की को या तो मार दिया जाता है, या फिर वह संदिग्ध रूप से आत्महत्या कर लेती है, या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। और इन सबके पीछे ना एक ही वजह होती है, डिमांड्स पूरी नहीं है। और एक तरफ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां लड़कियां स्टैंड लेती हैं, इस तरह की डिमांड्स आने पर शादी वाले दिन भी मना कर देती हैं। मतलब ये लिटरली है, शादी होने वाली होती है उसी दिन मना कर देती हैं, क्योंकि लड़के वाले डिमांड्स रख देते हैं। और उनकी फैमिली भी सपोर्ट में आती है, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ जाती है, जो इस तरह से शादी वाले दिन ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आगे ना जाने उनकी क्या क्या डिमांड्स होंगी। और इसमें एक बात और भी तो है ना, कि शादी टूट जाने पर समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। अब 4 लोगों की वजह से आप अपनी बेटी का भविष्य दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं ना।
इसीलिए 4 लोग जो सोचते हैं उसे सोचने दीजिए, जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। बेहतर होगा आप अपनी बेटी के इस निर्णय में उसका साथ दीजिए। इस सिचुएशन पर ना एक कविता लिखी है शायरा कीर्ति जी ने, और क्या कविता लिखी है कि बेटी अपने पिता से कह रही है, संवाद चल रहा है, तो लिखती हैं वो कि अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो, अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता किताबें ना जलाते तो। कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, वो बन तो मैं भी सकती थी मुझे आगे बढ़ाते तो। जमाने से हैं हारे आप और मैं आपसे हारी, जमाने से हैं हारे आप और मैं आपसे हारी, मजा तो तब था हम मिलकर जमाने को हराते तो। वाह, बहुत खूब। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी एक बेहतर इंसान से कीजिए, किसी ओहदे से नहीं। अगला सवाल है रांची के मोहित कुमार का। मुझे कोरियोग्राफर बनना है, फिल्मों में काम करना है, नए डांस स्टेप्स क्रिएट करना मेरा पैशन है, मुझे पसंद है। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे 2 प्रोफेशन चूज करने को दिए हैं, या तो मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर। और इस चक्कर में उन्होंने मुझे 11th में बायो और मैथ्स दोनों दिलवा दिए हैं। अरे बाप रे। दिन भर कहते रहते हैं पढ़ो बैठकर, अजीब फितूर है। कहते हैं बायो में नंबर ज्यादा आ गए तो डॉक्टर, और मैथ्स में ज्यादा आ गए तो इंजीनियर। ये तो काफी इतना प्रेशर डाले हुए हैं कि मुझे घुटन होने लगी है। मन करता है यहां से भाग जाऊं और वो करूं जो मैं करना चाहता हूं। देखिए मोहित, आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है, आप लाइफ में वही कीजिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन भागने वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। 2009 में ना एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3 इडियट्स। उसमें ना इसी टॉपिक पे बात की गई है, फुल डिटेल में समझाया गया है। तो लगता है आपके पेरेंट्स ने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है, तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को वो फिल्म दिखा दीजिए, समझ जाएंगे, पेरेंट्स समझ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि पेरेंट्स को डर लगता है ये बात भी है कि अगर उनका बच्चा लाइफ में फेल हो गया, जो कैरियर उनके बच्चे ने चूज किया है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो लोग क्या कहेंगे। उनके साथ साथ उनके बच्चे का भी मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वो आपको ऐसा कैरियर चूज करने को कहते हैं जो उनके नजरिए में, उनके दृष्टिकोण में सो कॉल्ड सेफ होता है। तो हमें बस इतना सा करना है कि उनके इस नजरिए को, इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना है। और इसे बदलने के लिए हम चलते हैं वहां जहां है हर द्वंद का समाधान। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वधर्म के बारे में बताया है। अगर हम स्वधर्म को सिंप्लीफाई करें तो स्वधर्म का मतलब होता है कि इंसान जो काम कर रहा है और जिसमें वो माहिर है, अगर दोनों चीजों का मेल हो जाए, मतलब जो आपका पैशन है उसी को आप अपना कैरियर बना लीजिए, तो इससे लाइफ सरल भी हो जाती है और सफल भी। बिल्कुल। और कितने सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। अब आप महेंद्र सिंह धोनी को ही देखिए, रेलवे में टीटी की जॉब मिल गई थी, लेकिन वो उनका स्वधर्म नहीं था, वो उनका पैशन नहीं था। उनका पैशन था क्रिकेट। तो गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। अब सोचिए कि सेफ कैरियर के चक्कर में अपनी टीटी की जॉब से कभी रिजाइन ही ना करते, तो उनका जो पर्सनल लॉस होता वो तो होता ही, बट एज ए नेशन इंडिया का कितना बड़ा लॉस होता। हम एक बेहतरीन क्रिकेटर सेफ कैरियर के चक्कर में गवा देते। मोहित, हम आपके पेरेंट्स से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम ये बात समझते हैं कि आप अपने बेटे को एक सेफ कैरियर में देखना चाहते हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर भी एक सेफ कैरियर होता है, एक अच्छा कैरियर है, अच्छा ऑप्शन है। पर आपका बेटा ये बनना नहीं चाहता, उसका ये पैशन नहीं है, उसको कोरियोग्राफर बनना है। और अगर आप एज ए पेरेंट सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। देखिए, देखने का ना नजरिया होता है। सरोज खान, प्रभु देवा, गणेश आचार्य, फराह खान और ना जाने कितने सारे नाम है, रेमो डिसूजा हैं, गीता कपूर, टेरेंस लुइस, ये सभी लोग भी बाय प्रोफेशनल कोरियोग्राफर ही तो हैं। इनकी फैमिली ने इनके पैशन को सपोर्ट किया और आज इसीलिए ये इस मुकाम पर हैं।
देखिए, एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चों का साथ देना होगा। अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर मत डालिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके सपने आपकी उम्मीदों से कहीं कहीं ज़्यादा बड़े हों और आपकी उम्मीदों तले वो सपने टूट ना जाएं। क्योंकि जब किसी का सपना टूट जाता है ना, तो वो इंसान खत्म हो जाता है, उसका मकसद खत्म हो जाता है। तो किसी के भी जीवन का सारांश ये नहीं होना चाहिए कि शाम हुई तो सूरज सोचे, सारा दिन बेकार चले थे। वाह, क्या बात है। तो अपने बच्चों से उनके सपने मत छीनिए, अपने बच्चों की बैकबोन बनिए, उनकी ढाल बनिए, उनसे कहिए कि तुम अपना पैशन फॉलो करो, हम हैं तुम्हारे साथ। अगला सवाल है उज्जैन से मीता भागल जी का। मेरी एक दोस्त है, उसके 4 साल की एक बेटी है, 6 साल का लड़का है। वो इंस्टाग्राम पर अपने बच्चों की वीडियोज डालती हैं जिसमें उनके बच्चे शराबी बने होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, वल्गर डांस, डबल मीनिंग बातें। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये बच्चे इतने छोटे हैं, इन्हें तो सही गलत की कोई समझ ही नहीं है, तुम इनसे ये क्या करा रही हो, तुम इनका फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तो वो कहती है कि अरे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, इन्हें फेमस बना रही हूँ, और ये सबसे आसान तरीका है फेमस होने का। इतने छोटे बच्चे जब गालियां देते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तभी तो लोगों को मजे आते हैं, लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। इंडिया में सब यही देखना चाहते हैं। देखिए, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं। इंडिया ये देखना नहीं चाहता। इंडिया अपने बच्चों को ओलंपिक्स में देखना चाहता है, नोबेल प्राइज जीतते हुए देखना चाहता है, साइंटिस्ट बनते हुए देखना चाहता है, ऑस्कर जीतते हुए देखना चाहता है। इंडिया अपने बच्चों में अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, विक्रम बत्रा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला देखना चाहता है और ना जाने कितनी कमाल की हस्तियां देखना चाहता है। इन रियलिटी इंडिया अपने बच्चों को योद्धा बनते हुए देखना चाहता है। और मेरा तो एक पॉइंट और भी है कि बच्चे खुद तो तय नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज ए पेरेंट्स आपकी हुई ना, फैमिली की है। और अगर घर वाले ही बच्चों को तालियां बजाते हुए गालियां सिखाएंगे, फेमस होने के नाम पर, पब्लिसिटी के नाम पर गलत चीजें सिखाएंगे, तो ना केवल उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, बल्कि एज ए नेशन इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर इंडिया। और एज ए पेरेंट्स आपको ये बात समझनी होगी कि फेमस होना सफलता का पर्याय नहीं है। बच्चों को फेमस बनाने के लिए उनसे गालियां दिलवाना, डबल मीनिंग बातें कराना, ये सही चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया पर पल भर की ताली, थोड़ी सी वाहवाही या कुछ हजार व्यूज़ के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। आज जो लोग आपके बच्चों को फेमस बना रहे हैं ना, वही लोग कल उन पर उंगली उठाएंगे और फिर कल को वो बच्चे सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, तब एज ए पेरेंट्स आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल। और मीता जी, हम आपके दोस्त से यही कहना चाहते हैं कि हम ये बात समझते हैं कि दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को फेमस देखना चाहता है, सक्सेसफुल देखना चाहता है, लेकिन मजा तो तब है ना जब ये बच्चे काबिल बने, एक बेहतर इंसान बने और कुछ ऐसा काम करें जिस पर आपको गर्व हो, भारत को गर्व हो, आगे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें। इसीलिए हमारी राय यही है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपने बच्चों का भविष्य दांव पर मत लगाइए। अगला सवाल है कानपुर के अजय तोमर जी का। आपने टीवीएस के कॉन्सेप्ट वीडियो में निदा फाजली साहब का एक शेर कहा था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। क्या आप इसको डिफाइन करेंगे? आखिर हमारा मन वही क्यों चाहता है जो हमारे पास नहीं है और जो है उसकी कद्र नहीं करता? बिकॉज इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी फितरत है ये। इसके लिए ना हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक 4-5 साल का बच्चा था, मेला घूमने जाना था। अब पिता के पास पैसे नहीं थे, तो मना कर रहे थे भाई बार बार, पैसे हैं नहीं तो कैसे दिखाने ले जाए मेला। अब बच्चा जो है बार बार जिद कर रहा था कि मेला देखना है, मेला देखना है। अब मेले में जाते ही बच्चा अलग अलग चीजों को लेकर जिद करने लगा
कि ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, ये बॉल चाहिए, वो बॉल चाहिए। अब पिता के पास पैसे नहीं थे। पिता अपने बच्चे से कह सकता था कि देखो खरीदें कुछ नहीं, पैसे नहीं है। पर ये बात एक पिता अपने बच्चे से कैसे बोल सकता था? तो बच्चों का मन ना चंचल होता है। बच्चा उन बच्चों को देखे जा रहा था जो खिलौने खरीद रहे थे, जो आइसक्रीम खा रहे थे, जो झूला झूल रहे थे। और इतने में उसके पिता का हाथ छूट गया। बच्चा खो गया। जोर जोर से रोने लगा। 4-5 साल के बच्चे को रोता देख कुछ लोग उसके पास आ गए। उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बाबा भी मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा रोए जा रहा था। आसपास के लोग कहते हैं बेटा तुम रो मत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, खिलौना, आइसक्रीम, झूला झूलना है, बॉल लोगे? बच्चा रोए जा रहा था। एक ही चीज मांग रहा था, मुझे मेरे बाबा चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले उसे ये सारे खिलौने, आइसक्रीम, झूला, बॉल सब कुछ चाहिए था। पर अब जब उसको सब मिल रहा था तब उसे सिर्फ अपने बाबा चाहिए। सिंपल फिलॉसफी है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। हम ऐसे ही होते हैं, हमारे पास जो होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, और जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब वो चीज मिल जाए तब उसकी कद्र करेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। जो चीज हमारे पास आ जाती है, हमें मिल जाती है, हमारे लिए उसके मायने खत्म हो जाते हैं। और जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है तो हमारे भीतर वही मिट्टी सोने का द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक जर्मन फिलोसफर हुए हैं ब्रेंटानो। उन्होंने इसी ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे ना कमाल की किताबें लिखी हैं। कभी वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा। ब्रेंटानो ने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया है। एक्चुअली हम हर समय ना कांस्टेंट कंपैरिजन की सिचुएशन में रहते हैं। इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंपैरिजन होता है खुद को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, विच इज ए गुड थिंग। लेकिन जो दूसरा कंपैरिजन है ना, उसमें होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सिर्फ वही चीजें देखते हैं उसमें जो हमारे पास नहीं है, और जो होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, सारा मसला ना नजरिए का होता है, और उस नजरिए में हम हमेशा तुलना करते रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं हमारा घर बहुत छोटा है। सच में छोटा है, क्योंकि बहुतों के पास तो घर ही नहीं है। मैंने लोगों को अक्सर शिकायत करते हुए देखा है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है, बहुत टफ जॉब है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारी डाइट भी उतनी बेहतर नहीं है, हमारे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है, लग्जरी गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्या सच में मुश्किल है? एक बार खुद से पूछ के देखिए, क्या आपकी ज़िंदगी सच में मुश्किल है, या आपने अभी मुश्किलें देखी ही नहीं है? देखिए, जो जिंदगी आप अभी जी रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों का वो सपना होती है। तो हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, जो हमारे पास है उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी को और बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, लेकिन उस कोशिश में जो आपके पास है उसे दांव पर नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत बार हम बेहतर की चाह में बेहतरीन गवा देते हैं। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो, हमारे बारे में जानना हो, या किसी भी विषय पर हमारी राय चाहते हो, तो 7599667739 पर आप हमारी टीम को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना सवाल लिखकर ऑडियो में या वीडियो में किसी भी रूप में भेज सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में या हमारे शोज के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट द पलक एंड पल्लव पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।